बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 5 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब, उनसे कोई लाख इख्तलाफ करे लेकिन इमरान ख़ान की दो बातें ऐसी हैं जिससे मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे मुकम्मल तौर पे 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और आई एम श्योर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो सियासी मुखालफिन हैं, जो सियासी हरीफ़ हैं, वो भी जनाब इमरान ख़ान की इन दो बातों से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की वो दो बातें क्या हैं, मैं उन दो बातों के साथ क्यों एग्री करता हूँ और क्यों समझता हूँ कि जो उनके सियासी मुखालफिन, सियासी हरीफ़ हैं, वो भी जनाब इमरान ख़ान की उन दोनों बातों से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करेंगे। ये सारी तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले दो मुख्तसर लेकिन अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक ख़बर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए बुरी ख़बर है, लेकिन PTI के लिए उस बुरी ख़बर का जो ज़िम्मेदार है, उस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। दूसरी जो ख़बर है, जो हुकूमत की तरफ से रात गए अचानक से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया और हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफ़ा किया गया उसे आलमी मंडी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। जो हकीकत है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहले आपके साथ ख़बर शेयर कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए मैंने कहा कि एक बुरी ख़बर है। बुरी ख़बर नाज़रीन ये है कि NA 133 जिसमें मुशर्रफ नवाज़ के जो MNA थे परवेज़ मलिक, वो इंतकाल कर गए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। दुनिया फ़ानी है, तमाम लोगों ने अल्लाह ताला के पास वापस जाना है, अपना हिसाब देना है। तो इस हलके में परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया गया। लाहौर का हलका है, लाहौर में मुशर्रफ नवाज़ शरीफ ख़ानदान ये दावा करते हैं कि लाहौर में हमारा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जो 2018 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से कहा गया कि 2018 के इलेक्शन के बाद लाहौर जो है वो मुशर्रफ नवाज़ या शरीफ ख़ानदान का नहीं रहा, अब लाहौर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का है। तो ये जो नशिस्त खाली हुई परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाद, इस सीट पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से अपने मुआविन ख़ुसूसी, अपने बड़े करीबी साथी जमशेद इकबाल चीमा को जो है वो उम्मीदवार के तौर पे नामज़द किया गया। उन्हें जो है वो इस हलके में मुशर्रफ नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है मैदान में उतारा गया। लेकिन कप्तान के खिलाड़ी जमशेद इकबाल चीमा की अपनी गलती की वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो इब्तदाई राउंड में RO की तरफ से रिजेक्ट कर दिए गए। गलती उसमें यह की गई जो आइन और कानून का तकाज़ा था, रूल्स का तकाज़ा था। कानून ये कहता है कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी किसी भी हलके में जाके, मुल्क के किसी भी हलके में जाके इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि जिस हलके से वो इलेक्शन लड़ेगा, उस हलके का जो वोटर है वो उस शख्स का जो नॉमिनेशन पेपर होगा उसे उसकी तस्दीक भी करेगा और उसकी तायीद भी करेगा। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब से गलती ये हुई, इसे गलती कहा जाए या ब्लंडर कहा जाए, कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर तो फाइल कर दिए, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर के जो तस्दीक कुनंदा थे और जो तायीद कुनंदा थे वो हलके के वोटर नहीं थे, वो हलके के बाहर के वोटर थे। तो इस पर एतराज़ लगा। एतराज़ के बाद RO की तरफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब के जो नॉमिनेशन पेपर थे वो रिजेक्ट कर दिए गए। और इसके बाद जमशेद इकबाल चीमा ने जिस तरीके से मुशर्रफ नवाज़ की मिन्नत समाजत की, उस पर मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ अपने एक पहले व्लॉग में। लेकिन उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर मुशर्रफ नवाज़ मेहरबानी नहीं करती तो मैं ये जो RO का फैसला है इसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करूँगा। तो गुज़िश्ता रोज़ मुशर्रफ इकबाल चीमा साहब ने, जमशेद इकबाल चीमा साहब ने नॉमिनेशन पेपर पर जो रिजेक्शन लगाई गई उसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। आज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने उनकी दरख्वास्त के ऊपर RO के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की है और एक बार फिर जमशेद इकबाल चीमा साहब के नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया है। और RO का जब फैसला है कि आपको जो तईद कुनंदा चाहिए था, जो आपको तस्दीक कुनंदा चाहिए था, वो आपका हलके का वोटर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने हलके से अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो वेरीफाइड नहीं कराए, उनकी एंडोर्समेंट नहीं कराई, तो लिहाजा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो कप्तान का खिलाड़ी अपनी नाहली से, अपनी नालायकी से जो है वो इलेक्शन लड़ने से नाहल हो गया। मैदान सजने से जो है वो पहले जो है वो दंगल लगने से पहले जो है वो मैदान से बाहर हो गया। अब इसका ज़िम्मेदार किसी को भी ठहराते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ वाले, तो वाज़ेह है कि ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना उम्मीदवार है जिससे इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है। दूसरी जो हमने ख़बर डिस्कस करनी है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में
जो 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो 145 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। वैसे ये जो हुकूमत की तरफ से इजाफा किया गया है, इस इजाफे पर आज ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहे हैं, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, उससे जो पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है, जो मुतवसत तबका है, वो बराह रास्त मुतासर होता है। तो खुद जो है वो सोशल मीडिया पे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि ये जो कीमतों में इजाफा किया गया है, इसकी वजह जो है वो आलमी मंडी में चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो हुकूमत मजबूर है ये जो इजाफा है इसे आवाम तक पास ऑन करने के लिए। लेकिन जो हक़ाइक़ है नाज़रीन वो कुछ और बताते हैं। हक़ाइक़ के मुताबिक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होनी चाहिए थी। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है, जो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ रही थी और जो हमें माशी तौर पे सऊदी अरब की तरफ से सपोर्ट किया गया है, उसके बाद डॉलर की कीमत जो तकरीबन 178 179 तक जा चुकी थी, अब डॉलर जो है वो 170 से नीचे आ चुका है। तो 10 रुपये का तो ये फ़र्क पड़ गया। जो आपने बाहर से पेट्रोल 10 रुपये महंगा ख़रीदना था पाकिस्तानी रुपयों में, वो आपको 10 रुपये सस्ता पड़ेगा। दूसरी जो कमी देखी गई, आलमी मंडी में जो कीमत 85 रुपये से कुछ ज़्यादा डॉलर में बिक रहा था पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत, उसमें कमी वाक़या हुई है और वो 80 डॉलर से भी नीचे आ गई हैं। इस सूरत हाल में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने के बजाय हुकूमत को कमी करना चाहिए थी, लेकिन हुकूमत इस इजाफे को आलमी मंडी के साथ जोड़ रही है। लेकिन हकीकत यह है, जो तीसरी हकीकत है वो ये है कि जो हम IMF के साथ अपना जो मुआहदा है कर्ज़े का, जिसे हम रिवाइव करना चाहते हैं, बहाल कराना चाहते हैं, तो ये IMF की एक शर्त में से एक शर्त थी कि आप बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे और उसके साथ साथ आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने के लिए आपको जो लेवी है वो आपको बढ़ाना पड़ेगी। यानी जो चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से जो 120 अरब का एक मुआशी पैकेज 6 माह के लिए पाकिस्तान के 2 करोड़ ख़ानदानों को दिया गया, 120 अरब दे के ये 600 अरब का एक बोझ जो है वो आवाम पर जो है वो लेवी के मद में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्योंकि जब बजट मंजूर हुआ था रवां साल का जून 2021 में, तो उसमें लेवी के मद में जो है वो 600 अरब रुपये रखे गए थे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी लगाई जाएगी उसकी मद में 600 अरब रुपये जो है वो आवाम से इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो आलमी मंडी में इजाफा हो रहा था, उसकी वजह से हुकूमत जो है वो जो पेट्रोलियम लेवी थी वो उस तरह से कलेक्ट नहीं कर पा रही थी। 600 अरब का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए IMF की शर्त को कबूल कर लिया गया है और अब ये 600 अरब जो है वो रिकवर करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब इजाफा किया गया है और लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अब आ जाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वो दो कौन सी बातें हैं जिससे मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मेरे गालियाँ खाने का वक्त जो है वो करीब आ पहुँचा है। तो चलें आपसे गालियाँ खाते हैं। जिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, सच्ची बात पसंद नहीं आती, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि बरतानिया में किसी सियासतदान पर सिर्फ इल्ज़ाम लग जाए तो कोई एंकर पर्सन उस शख्स को जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है उसे प्रोग्राम में नहीं बैठाता। जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगे उसको पार्लियामेंट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वहाँ एक कल्चर है, एक सकाफ़त है, एक रवायत है कि करप्शन भी की हो और आप पार्लियामेंट में 2-2 घंटे तकरीर भी करें। मैं मुकम्मल तौर पे जनाब वज़ीर इमरान खान की इस बात से मुकम्मल तौर पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि क्योंकि बरतानिया के अंदर एक कानून मौजूद है, एक ज़ाब्ता मौजूद है, आप किसी पर इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप पर इल्ज़ाम लग गया तो वहाँ पर यह भी रवायत है कि जिस पर इल्ज़ाम लगता है वो अगर किसी मनसब पर बैठा हो तो वो रिज़ाइन कर जाता है, 2-2 घंटे वो पार्लियामेंट में तकरीर नहीं करता। और उसकी एक मिसाल आपको सुना देते हैं, बल्कि 2-3 मिसालें आपको सुनाएंगे कि रेहाम खान ने जो बरतानिया में बैठ के वज़ीर इमरान खान के जो साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी थे अपना जुल्फ़ी बुखारी साहब, उन पर जो एलिगेशन लगाए, बेबुनियाद, मन घड़त और गलीज़ इल्ज़ामात लगाए, उसका नतीजा क्या निकला। बरतानिया में कानून था, डेफेमेशन का केस जो है वो जुल्फ़ी बुखारी की तरफ से फ़ाइल किया गया और उसके बाद फिर जब उसका फ़ैसला आना था तो रेहाम खान साहिबा ने कहा कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं जो डैमेजेस हैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बरतानिया में जो कानून है ये उसका एक हुस्न है कि वहाँ पर डेफेमेशन का ऐसा कानून बनाया गया है कि किसी पर कोई ऐसा इल्ज़ाम कोई लगाता ही नहीं जिससे प्रूफ ना किया जा सके। लेकिन अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए तो फिर आपको उसे या तो साबित करना होता है या फिर जो पेनल्टी है आपको वो पे करनी होती है। दूसरा, इसी तरह से एक निजी चैनल की तरफ से इसहाक डार पे एलिगेशन लगाया गया, नासिर भट्ट पे इल्ज़ाम लगाया गया। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूँ कि उस निजी टीवी ने जो इल्ज़ामात लगाए उन्हें भी वो अपने इल्ज़ामात जो है वो जो बरतानिया में लगाए गए थे, जो बरतानिया में उनकी नशरियात चलती है,
वो इल्ज़ामात वापस लेने पड़े, दोनों मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं से माफ़ी मांगना पड़ी और डैमेजेस भी देना पड़े। उसके बाद तो उस निजी टीवी ने यहाँ पाकिस्तान में बैठ के जो नशरियात की, उसमें कहा हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। वो अलग बात है कि यहाँ पर बैठ के जो प्रोग्राम में कहा गया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं हमने मांगी है, लेकिन बरतानिया में वो प्रोग्राम जो है वो नहीं चलाया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि बरतानिया में अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो फिर हमें जुर्माना अदा करना पड़ेगा, फिर हमें केस वहाँ पर फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये पाकिस्तान ही है जहाँ पर 35 पंचरों का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और जब 35 पंचरों के हवाले से सबूत मांगे जाते हैं तो कहा जाता है कि मेरा सियासी बयान था। फिर एक और इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि 2013 के इंतखाबात में आरओ को इस्तेमाल किया गया, और उस पर जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इल्ज़ाम लगाने वाले पर, इल्ज़ाम किसने लगाया था वो आपको पता है, उस पर जब डेफामेशन का केस करते हैं तो वो डेफामेशन के केस में किस तरह से तारीखें ली जाती हैं। 2014 में वो केस फाइल किया गया था इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़, आज तक वहाँ पर पेश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कानून नहीं, डेफामेशन का कोई ऐसा कानून नहीं। तीसरा इल्ज़ाम लगाया गया शहबाज शरीफ के ऊपर के पनामा के मामले पर शहबाज शरीफ ने 10 अरब की मुझे पेशकश की है कि मैं इस पर बात नहीं करूं। इस पर भी जब जवाब मांगा जाता है तो वहां पर भी केस को लिंगर ऑन किया जाता है, तूल देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बरतानिया नहीं। यहाँ पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, इल्ज़ाम लगाने के बाद प्रूफ नहीं दिए जाते, जब प्रूफ मांगे जाते हैं तो अदालत से इल्तवा ले लिया जाता है, आपके वकला पेश नहीं होते, आप खुद पेश नहीं होते। ये पाकिस्तान है। लेकिन फेक न्यूज़ के मामले पर हुकूमत कहती है कि हमने PMDA का नया कानून लेकर आना है, लेकिन डेफामेशन पर हुकूमत कोई नया कानून बनाने की बात नहीं करती, क्योंकि हुकूमत को भी पता है, अपोजिशन को भी पता है, दोनों जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन्हें पता है कि अगर डेफामेशन का कानून लाएंगे तो हम जो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं या जो हुकूमत वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो साबित नहीं होंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ डेफामेशन में जाएंगे। तो अगर ऐसा कानून बन गया तो फिर ये उल्टा हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। तो बजाय इसके कि डेफामेशन का जो कानून है उसे बेहतर किया जाए, मीडिया के लिए जो क्यों ना जो है एक काला कानून लाया जाए और मीडिया की ज़बान बंद कर दी जाए, और मीडिया जो भी खबर दे उसे फेक न्यूज़ कह दिया जाए। लेकिन हम चाहे झूठे सच्चे बयानात देते रहें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहें, हमसे कोई पूछने वाला ना हो। दूसरा, जब वज़ीर इमरान खान का बयान है कि करप्शन से अगर करप्ट लोगों से हाथ मिलाने का मतलब करप्शन को तस्लीम कर लिया, मैं वज़ीर इमरान खान की बात के साथ मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ कि अगर वो करप्शन वालों के साथ हाथ मिलाएंगे तो वो करप्शन को तस्लीम कर लेंगे, और इमरान खान ने करप्ट लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। दो जो ख़ानदान है जिसके मुतालिक इमरान खान ने कहा कि मैं इनके साथ मेरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन चूंकि अब ये करप्शन करते हैं मैं इनके साथ हाथ नहीं मिला सकता, इन पर करप्शन के केसेस हैं, तो वो उनके दो सियासी हरीफ हैं, उनके साथ इमरान खान हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं, अब चींदा चींदा मैं गिनवा देता हूँ। चीनी स्कैंडल आया, उसमें किन लोगों के नाम आए, वज़ीर इमरान खान के जो दाएँ बाएँ बैठे हुए लोग थे उनके नाम आए, मेजॉरिटी में वो लोग थे। इसी तरह से पेंडोरा लीक्स का मामला आया, उसमें भी इमरान खान साहब की जो काबीना के लोग थे, जो उनकी पार्टी के लोग थे, उनके ज़्यादा नाम आए, लेकिन उन्हें भी इमरान खान साहब ने जो है वो साथ बिठा रखा है, कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं। क्या एक्शन होने जा रहा है आवाम को कुछ पता नहीं। इसी तरह से पिशावर BRT का जो मनसूबा, जिस पर बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, उसकी भी तहकीकात को स्टे करवा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट से रुकवा लिया गया, और जिसने ये मनसूबा एग्जीक्यूट किया था जो वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक, उन्हें भी जो है वफाक में वजारत दे दी गई। तो ये सारा मामला है। मैं मुकम्मल तौर पर वज़ीर इमरान खान की इन दो बातों के साथ इत्तफाक करूँगा, और जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि आज फिर मेरा गालियाँ खानों का वक्त हुआ चाहता है, तो बहुत सारे दोस्त गालियाँ देंगे, लेकिन ये हकीकत है। एहतसाब मुल्क में कोई नहीं चाहता। ये परवेज़ इलाही जो मुस्लिम काफ जो है इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद में बैठी है, क्या इमरान खान इनके लीडरान को, मुस्लिम काफ के सरबराहान को मुल्क का सबसे बड़ा डाकू चोर नहीं कहते थे? फिर जब हुकूमत बनानी थी तो इन्हें अपने साथ मिला लिया। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इमरान खान के साथ बैठ जाए वो तो दूध का धुला हो गया, वो करप्शन करता रहे, मुबैना तौर पे जो मर्ज़ी करता रहे, मुबैना तौर पे लूट मार करता रहे, उनसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सियासी मुखालफिन के साथ हम नहीं बैठेंगे। हम जो TTP है उसके साथ मुज़ाकरात कर लेंगे, लेकिन TLP के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन जब सर पे आएगी तो फिर TLP के साथ भी मुज़ाकरात कर लेंगे, जिन्हें हम ये कहते रहे कि बाहर से उसे फ़ंड किया गया है, बाहर से उसके ट्रेंड चलाए गए हैं, बाहर से उसे फ़ंड किया गया है, लेकिन जब अपने सर पे आती है तो फिर उनके साथ हम बैठ के मुआहिदा भी कर लेते हैं और फिर उनके लोगों को रिहा भी कर देते हैं। तो ये फ़ैसलों का तज़ाद है, आपके कौलों फेल का तज़ाद है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम, आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।